पर हम आते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इनका सबसे बड़ा जो योगदान था माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में या सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में, वो था एंटीबायोटिक्स की खोज। एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविकों की खोज के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और एंटीबायोटिक्स की खोज जो है उसके साथ ही साथ, प्रतिजैविकों की खोज के साथ ही साथ प्रतिरक्षा विज्ञान तथा प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी, इसमें प्रगति हुई। इम्यूनोलॉजी और साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी बेहद प्रगति एंटीबायोटिक की खोज के साथ हुई। मेडिकल साइंस के अंदर भी प्रगति इनकी खोज के साथ हुई। एंटीबायोटिक्स इनके द्वारा रोगों का नियंत्रण किया जाना संभव हुआ। रोगों का नियंत्रण किया जाना संभव हुआ था। ठीक है, डिसीज जो थी वो कंट्रोल इसमें शुरू हुई थी। डिसीज कंट्रोल एंटीबायोटिक्स की खोज के साथ प्रारंभ हुई और इस काम को आगे बढ़ाया वॉक्समैन नाम के दूसरे वैज्ञानिक ने। वॉक्समैन नाम के दूसरे वैज्ञानिक ने इस काम को आगे बढ़ाया। तो हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 1881 में स्कॉटलैंड में हुआ था। 1881 में 1881 में he was born in the Scotland। इन्हें पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक एक थी जिसकी खोज इन्होंने की थी। He discovered an antibiotic that is named as penicillin। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक ये माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवियों के द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, यानी पदार्थ जो कि अन्य माइक्रोब्स की या अन्य सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को रोकते हैं। अन्य सूक्ष्मजीवियों को ये मार डालते हैं। स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Stops the growth of other microorganisms, यानी अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है ना, ये पदार्थ होते हैं कहलाते हैं क्या, एंटीबायोटिक। यानी कि हम एक बार इसे फिर से समझें कि एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक ये क्या है, ये ऐसे पदार्थ है जो कि कुछ सूक्ष्मजीवियों के द्वारा यानी कुछ माइक्रोब्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं या सीक्रेट किए जाते हैं और ये दूसरे सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को उनकी वृद्धि को रोकते हैं या फिर उनके ऊपर इनहिबिटरी प्रभाव यानी कि निरोधी प्रभाव डालते हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट या निरोधी प्रभाव डालते हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट
या निरोधी प्रभाव डालते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। एंटी यानी इसके खिलाफ, बायोटिक यानी कि जीवों के वृद्धि को रोकते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ किसी दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। हालांकि अब तक प्रतिजैविकों के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जानकारी उस समय तक नहीं थी, लेकिन इससे पहले प्राचीन समय में इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था जिससे दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रोकी जाए। जैसे जो चीनी लोग थे, चाइना के लोग थे, वो फोड़ा जब हो जाता था तो उसके उपचार के लिए सोयाबीन दही का प्रयोग करते थे और उससे क्या है कि फोड़ा ठीक हो जाता था। ठीक उसी तरह से पाँव के संक्रमण के लिए वो फफूंदी वाली चप्पलों का उपयोग करते थे, तो उससे भी जो है पाँव का संक्रमण जो है वो ठीक हो जाया करता था। लेकिन सबसे पहले हम इसको हटा रहे हैं, फफूंदियों की यानी फंगस की यानी फंगस की प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरियल क्षमता की खोज एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी यानी प्रतिजीवाणु क्षमता के अंदर जॉन टिंडल ने की थी। 1881 बाय जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने सबसे पहले 1881 में फफूंदियों की यानी फंगस की एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी प्रतिजीवाणु क्षमता को पहचाना था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ फंगस ऐसी होती है, कुछ फफूंदियाँ ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया की वृद्धि को या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उनको रोक देती हैं। ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा था कि कोई कल्चर प्लेट है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से धुंधली हो गई है। एक कल्चर प्लेट संवर्धन प्लेट है जिसके ऊपर बैक्टीरिया वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी प्लेट जिसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो वृद्धि कर रहे हैं, इसे बोलते हैं संवर्धन प्लेट या कल्चर प्लेट। जब प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम तरीके से बैक्टीरिया को किसी संवर्धन माध्यम के ऊपर यानी कल्चर मीडियम के ऊपर जब वृद्धि कराई जाती है तो उसे बोलते हैं कल्चर, यानी कि बैक्टीरिया का संवर्धन। ठीक है ना। इस पे ये प्लेट जो थी इसमें बैक्टीरिया की वृद्धि हो गई थी, प्लेट क्या धुंधली हो गई थी, लेकिन इसमें अचानक क्या है फफूंदियाँ हो गई, क्योंकि कल्चर मीडियम होता है। उस कल्चर मीडियम के अंदर सभी पोषक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पोषक माध्यम होता है उसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो इसमें फफूंदियाँ भी हो गई, तो फफूंदी हो गई, तो जहाँ जहाँ फफूंदी हो रही थी वहाँ बैक्टीरिया जो थे पूरे साफ होते चले गए। तो इसके आधार पर जब निष्कर्ष निकाला कि फफूंदी जो होती है, फंगस जो होती है, वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकती है। ठीक है ना। यानी फंगस स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फफूंदी जो है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। लेकिन प्रतिजैविकी का आधुनिक इतिहास की शुरुआत अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने 1920 में Alexander Fleming 1920 he isolated the lysozyme present in the egg। ये he discovered, लिख लीजिए आप इसको ऐसे ही, he discovered the lysozyme
प्रेजेंट इन एग, अंडे में उपस्थित लाइसोजाइम की खोज उन्होंने की, विच कैन लाइज द सेल। ठीक है, विच कैन लाइज द सेल, यानी कि कोशिकाओं को खत्म कर सकता था, मार सकता था। इसको हिंदी में लिखते हैं, इन्होंने अंडे में उपस्थित लाइसोजाइम नामक पदार्थ की खोज की, जो कोशिकाओं का संलयन कर सकता था, कोशिकाओं का संलयन कर सकता था। यानी लाइसोजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो सेल्स को मार सकता है, कोशिकाओं को संलयन कर सकता है। तो इसकी खोज 1920 में की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसी को आधार बनाकर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस, इसी को आधार बनाया और उन्होंने स्टेफिलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट स्टेफिलोकोकस के संवर्धन प्लेट में उपस्थित फफूंदी की प्रतिजैविक क्षमता का पता लगाया। स्टेफिलोकोकस के संवर्धन प्लेट में उपस्थित फफूंदी की प्रतिजैविक क्षमता का पता लगाया। ठीक है, discovered the antibacterial capacity he discovered the antibacterial capacity of fungus in culture plate of Staphylococcus. स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये कुछ बीमारियों का पता, ये कुछ ऐसे जीवों का पता लगा रहे थे जो कि क्या है, ऐसे जीवों का, ऐसे रसायनों का पता लगा रहे थे जो कि जख्म में संक्रमण के उपचार के लिए प्रभावी हो। जब भी कोई जख्म हो जाता है तो बॉडी का पार्ट ओपन हो जाता है जख्म वाले एरिया में, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या संक्रमण होने की जो होती है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये ऐसे कुछ पदार्थों का पता लगाने की कोशिश में थे कि वहाँ पर संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सके। इसी क्रम में वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे। स्टेफिलोकोकस ऑरियस
ठीक है ना, संवर्धन वो कर रहे थे। इसी प्रक्रिया में उनसे कुछ प्लेट जो थी वो खराब हो गई, यानी कि उनके अंदर फफूंदियां उग गई। ठीक है, कुछ प्लेट जो थी वो खराब हो गई, कंटामिनेट हो गई, उनके अंदर फफूंदी उड़ी आई, और जहाँ जहाँ पर फफूंदी उगी वहाँ वहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया, फंगस जहाँ जहाँ पर ग्रोथ हुई वहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके आसपास स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया जो थी उसकी ग्रोथ जो थी वो रुक गई, वहाँ से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज थी वो साफ हो गई। ठीक है ना, यानी कि वृद्धि उनकी नहीं हो पाएगी। अब इससे हमको ये आश्चर्यचकित हो गए वो देख करके कि ऐसा क्या हुआ कि जहाँ जहाँ फंगस की ग्रोथ हो रही है वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो वृद्धि नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने उस फंगस को आइसोलेट किया। सबसे पहले उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फंगस की जो वृद्धि हुई है, जो फंगस फफूंदी जो यहाँ पे हुई है, इस फंगस ने, इस फफूंदी ने बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया, बैक्टीरिया की कॉलोनी को रोक दिया। मान के चलो कि बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया पर जहाँ जहाँ फंगस की वृद्धि हुई थी वहाँ बैक्टीरिया खत्म हो गया। जैसे यहाँ फंगस हो गई तो बैक्टीरिया एक क्लियर जोन यहाँ बन गया, यहाँ बैक्टीरिया फंगस हो गई तो यहाँ पे क्लियर जोन बन गया, यहाँ फंगस हो गई तो यहाँ पे एक क्लियर जोन बन गया। तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो फंगस है, फफूंदी है, वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वृद्धि को रोक रही है, उनको वृद्धि नहीं करने दे रही। अब इन्होंने क्या किया, इस फंगस को आइसोलेट किया, इस फंगस को उन्होंने सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, यानी कि अलग कर लिया। जो फंगस थी उसको उन्होंने विलग कर लिया। इस फंगस को आइडेंटिफाई किया तो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। ये फंगस थी फफूंदी जिसको हमने आइसोलेट किया, ये फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इस फंगस से उन्होंने उस पदार्थ को भी सेपरेट कर लिया, रिमूव कर लिया, जो कि बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की वृद्धि को प्रभावित कर रही है, रोक रही थी। He isolate the substance, उन्होंने उस पदार्थ को विमुक्त कर लिया। जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रही थी। ठीक है ना, ही आइसोलेट द सब्सटेंस व्हिच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम लिख ही लेते हैं पूरा। he isolate the substance which stops the growth of bacteria, जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को या बैक्टीरियाओं की ग्रोथ को रोक रही थी। इन्होंने इसे नाम दिया पेनिसिलियम, पेनिसिलिन, क्योंकि ये पेनिसिलियम नाम की बैक्टीरिया से वो फंगस से सेपरेट किए गए थे, इसलिए उस पदार्थ को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन के बारे में मैंने कहा कि पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है, यानी क्या है, ये प्रतिजैविक है। ये क्या है, प्रतिजैविक है, जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही है। 1941 में इन्होंने पेनिसिलिन के क्रूड एक्सट्रैक्ट को 1941 में इन्होंने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ पेनिसिलिन
स्टेफिलोकोकाई से संक्रमित रोगी को दिया गया। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया 1941 में जो पेनिसिलिन नाम की जो फंगस थी इससे क्रूड एक्सट्रैक्ट को किसको दिया, स्टेफिलोकोकस से जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उसको दिया। गिवन टू crude extract of penicillin given to infected patient with staphylococci. Infected patient with staphylococci. ठीक है ना, इन्होंने क्रूड एक्सट्रैक्ट यानी कि पेनिसिलिन के अशोधित सार को स्टेफिलोकोकस से संक्रमित व्यक्ति को दिया या रोगी को दिया। स्टेफिलोकोकस से रोगी को दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, एक बार अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये 1881 में इनका जन्म हुआ था। 1881 में ये स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था, स्कॉटलैंड में ये बोर्न हुए थे और इन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी, यानी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इससे पहले भी एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता था। सबसे पहले जॉन टिंडल एक वैज्ञानिक थे 1881 के अंदर, उन्होंने क्या देखा था कि कुछ बैक्टीरिया हैं वो एक प्लेट के ऊपर वृद्धि कर रहे हैं और अचानक उस प्लेट के ऊपर अगर फफूंदी आ जाती है यानी फंगस आ जाती है तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। तो सबसे पहले 1881 में इसको ऑब्जर्व किया था जॉन टिंडल ने। उसके बाद उन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो भी ऐसे पदार्थों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो कि जख्मों के अंदर होने वाले संक्रमण को रोक सकें। जो घाव हो जाते हैं चोट लगने पर, वहाँ पे इन्फेक्शन जो हो जाता है, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम आने वाले पदार्थों की खोज करने की कोशिश वो कर रहे थे। इसी क्रम में 1920 में उन्होंने अंडे में उपस्थित लाइसोजाइम को डिस्कवर किया। वो लाइसोजाइम जो था वो कोशिकाओं को यानी सेल को लाइज करने की क्षमता रखता था, यानी कोशिकाओं का संलयन करने की क्षमता लाइसोजाइम रखता था। आगे चलते हुए उन्होंने क्या किया, वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे थे कल्चर प्लेट के ऊपर। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया की वृद्धि वो कल्चर प्लेट के ऊपर करा रहे थे। उनमें से एक प्लेट जो थी उनकी खराब हो गई, यानी कि उस पर फंगस का कंटामिनेशन हो गया, फंगस जो फफूंदी जो थी वो उसमें हो गई। अब अचानक उन्होंने क्या देखा जिसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए, वो चौंक गए कि जहाँ जहाँ फंगस की वृद्धि हो रही थी, जहाँ जहाँ पर फफूंदी वृद्धि कर रही थी उसके चारों तरफ बैक्टीरिया की वृद्धि जो थी वो रुक रही थी, यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो थे वो वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। कौन से जीवाणु? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया कि जो फंगस है, फफूंदी है, ये ऐसे पदार्थों को बनाती है या फफूंदी इस तरह का कार्य करती है कि जहाँ जहाँ पर फफूंदी है वहाँ बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहले तो इस फंगस को आइसोलेट किया। ये फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने उस फंगस के अंदर से उस पदार्थ को सेपरेट कर लिया, उस पदार्थ को अलग कर लिया, सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया जो कि जीवाणु की वृद्धि को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। इस पदार्थ को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। और ये एक प्रकार की क्या थी? एंटीबायोटिक थी, यानी कि प्रतिजैविक थी, जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी, उसको स्टॉप कर रही थी, ठीक है ना। इसी क्रम में 1948 में इन्होंने पेनिसिलिन के क्रूड एक्सट्रैक्ट को इन्फेक्टेड पेशेंट को दिया जो कि स्टेफिलोकोकस से इन्फेक्टेड थे। इस क्रम में हुआ क्या, ये जो पेशेंट जो थे ये ठीक हो गए, यानी कि इनकी अवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। तो धीरे धीरे पता चला कि जो पेनिसिलिन है ये बीमारियों से पीड़ितों को बचाने में मदद करती है, ठीक है ना।
इसके साथ साथ इन्होंने पेनिसिलिन के और कई प्रभाव भी देखे, केवल एक स्टेफिलोकोकस नहीं, इसके अलावा कई दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर भी ये काम कर रही थी और उन दूसरे बैक्टीरियाओं की वृद्धि को भी पेनिसिलिन जो थी रोक रही थी। इसीलिए 1945 में फ्लेमिंग फ्लेमिंग 1945 में फ्लेमिंग, चेन और क्लोरी 3 वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल प्राइज मिला। ये 3 वैज्ञानिक थे, इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, क्यों? फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। यानी प्रतिजैविकों की खोज के लिए। इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब होता क्या था, जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, ये सभी रोगाणुओं पर यानी सभी सूक्ष्म जीवों के ऊपर असर नहीं करती थी, हर बैक्टीरिया को ये नहीं मार पा रही थी। तो इसी क्रम में आगे डिस्कवरी और ज़्यादा होती चली गई और एक और वैज्ञानिक थे सैलमन अब्राहम वॉक्समैन। ये सैलमन अब्राहम वॉक्समैन सैलमन अब्राहम वॉक्समैन, इनका जन्म हुआ था रशिया के यूक्रेन में 1888 में। रशिया के यूक्रेन में, रशिया में इनका जन्म हुआ था, यूक्रेन प्रांत के अंदर। ठीक है, यूक्रेन में 1888 में इनका जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र में रशिया छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका चले गए और वहीं पर ये यूनिवर्सिटी, रुटजर्स यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर ये प्रोफेसर रहे। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के ये प्रोफेसर थे, एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे और इन्होंने 1940 के अंदर एक्टिनोमाइसीटीज नाम के बैक्टीरिया से, फंगस से एक दूसरी एंटीबायोटिक खोजी जिसका नाम था क्या? एक्टिनोमाइसिन। इसके साथ ही साथ इन्होंने केवल एक एंटीबायोटिक नहीं बल्कि इन्होंने लगभग 20 एंटीबायोटिक्स खोजी अलग अलग जो थी, जिनमें से मुख्यतः स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन ऐसी एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेप्टोथ्रिसिन ऐसी एंटीबायोटिक्स की खोज इन्होंने की थी। ठीक है ना। तो 1940 में इन्होंने एक फंगस को डिस्कवर किया जो थी एक्टिनोमाइसिस। इन 1940 he discovered fungus actinomycetes। एक फंगस को डिस्कवर किया था इन्होंने 1940 में, इसका नाम था एक्टिनोमाइसीटीज। इस फंगस से उन्होंने एंटीबायोटिक खोजी एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज इन्होंने की इस फंगस से, यानी कि प्रतिजैविक। ठीक है, एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक इन्होंने अपने खोजी। इसके साथ साथ इन्होंने
एक्टिनोमाइसिस से एक और एंटीबायोटिक डिस्कवर की, उसका नाम था स्ट्रेप्टोथ्रिसिन 1943 में। साथ साथ इन्होंने एक और एंटीबायोटिक डिस्कवर की इसी फंगस से 1943 में, स्ट्रेप्टोथ्रिसिन। स्ट्रेप्टोथ्रिसिन इस फंगस को भी इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और एंटीबायोटिक्स खोजी जिनमें दो मुख्य एंटीबायोटिक थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। कई एंटीबायोटिक और खोजी जिनमें से दो एंटीबायोटिक मेन थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है ये आज भी ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी के ट्रीटमेंट में काम आती है। ट्यूबरक्लोसिस नाम के बीमारी के ट्रीटमेंट में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है ये काम में आती है। और इस एंटीबायोटिक की खोज के लिए इन्हें 1952 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस एंटीबायोटिक की खोज के लिए 1952 में नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया। हालांकि इसको लेकर के झगड़ा हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स जो थी, ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के एक बैक्टीरिया से खोजी गई थी। ये जो एंटीबायोटिक थी ये खोजी गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से। और इस बैक्टीरिया की खोज और इस एंटीबायोटिक की खोज जो थी वो इनके स्टूडेंट ने की थी। ये इन्होंने खुद ने नहीं की थी, इनके स्टूडेंट ने की थी। लेकिन बाद में वो इस एंटीबायोटिक जो थी इनके नाम से चल गई क्योंकि इन्हीं की लैब में खोज हुई थी और इनके स्टूडेंट ने की थी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज का श्रेय इनको गया। लेकिन इनका जो स्टूडेंट था उनके बीच में झगड़ा भी हुआ और कोर्ट में केस तक हुआ, लेकिन बाद में वो आपसी उससे बात ख़त्म हो गई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखने की है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, इसके बारे में ये आएगा, इज सेलमैन अब्राहम वॉक्समैन। ठीक है ना। और दिस वैक्सीन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। तो ये बात हो गई हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अब्राहम वॉक्समैन के बारे में। अब आगे चलते हैं हम। इसी क्रम में एक नया नाम आता है एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को खोजा था। एडवर्ड जेनर ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1795 में इन्होंने टीकाकरण की तकनीक खोजी, यानी वैक्सीनेशन की तकनीक खोजी। ही इन्वेंटेड वैक्सीनेशन टेक्निक इन 1795। वैक्सीनेशन टेक्निक के बारे में इन्होंने खोजा 1795 में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये जो है अब हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है, आज हमारी क्लास में पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसको हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।